आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा। लेख विधाता का लिखा, कौन किसे समझाए। सम्राट चौधरी की बंद कमरे में मुलाकात के मायने कई सेक्टर्स में देखे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो नीतीश कुमार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में सम्राट चौधरी को बताना चाह रहे हैं। जो बिहार की वर्तमान स्थिति है उसमें दो परिस्थितियों पर चर्चा खूब हो रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जब से सम्राट चौधरी ने विश्वासमत विधानसभा में हासिल किया है तब से लगातार उनकी कई नेताओं से मुलाकात हो रही है। इन मुलाकात के क्या मायने हैं ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उनकी मुलाकात फिर से एक बार नीतीश कुमार से हुई है। एक तरफ सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग में रहने वाले हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जाने वाले हैं, लेकिन एक अन्य मार्ग की इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या बिहार की राजनीति में फिर से कुछ होगा? क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है? और अगर ठीक चल रहा है तो सम्राट चौधरी की मुलाकात बार बार नीतीश कुमार से क्यों हो रही है? और इस बार की मुलाकात और मुलाकातों से क्यों अलग है? इस बार की मुलाकात क्यों चर्चा की विषय बन गई है? सब जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सम्राट चौधरी विश्वासमत हासिल उन्होंने कर लिया विधानसभा में, उनके पक्ष में सब कुछ आया, लेकिन वहां से निकलने के बाद कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, वहां नोकझोंक भी हुआ उनका, लेकिन उसके बाद सबसे पहले वो अपने अभिभावक नीतीश कुमार से मिलते हैं। उस मुलाकात की कई मायने निकाले जाते हैं और 5-10 मिनट बैठक नहीं हुई, बैठक आधे घंटे तक चली। नीतीश दिल्ली जाने वाले हैं, क्या कुछ संदेश नीतीश ने सम्राट चौधरी को दिया है या कुछ और भी है जो चर्चा के विषय में है लेकिन दिख नहीं रहा है सामने से? देखिए, निश्चित रूप से जो बातें आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा, इस मुलाकात के मायने क्यों निकाले जा रहे हैं। कयासों के बाजार में एक बार फिर से भाव बहुत तेजी से उछल रहा है। 4 लाइनों से शुरू करूंगा कि आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा नहीं जाए। आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा। लेख विधाता का लिखा, कौन किसे समझाए। यह विधान से लिखा हुआ था जिसकी चर्चा हम 2024 के चुनाव से ही लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है और एक नई पीढ़ी के बिहार को अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में या फिर बिहार को लीड करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, इसकी चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी पूरी तरह से तैयार है। वो अलग अलग राजनीतिक दलों से भी है और अलग अलग राजनीतिज्ञों के पुत्र के साथ साथ आम राजनीति के लोग भी इसमें शामिल हैं। इन सबके साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आपने ठीक कहा कि बार बार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो इथिक्स तय किए हैं, जो रास्ते तय किए हैं, उस रास्ते को और बेहतर और सुगम बना करके गंतव्य तक जहां वो जाना चाहते थे उस तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ 72 घंटे में कुछ बिहार में चेंजेज होने वाला है, उलट पलट होने वाला है, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। हम थोड़ा सा उस चर्चा की तरफ आते हैं, फिर हम आगे की बात कहेंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बंद कमरे में मुलाकात के मायने कई सेक्टर्स में देखे जा रहे हैं। पहला तो यह कि बहुमत हासिल करने के बाद वो आशीर्वाद लेने गए थे जी, जो कि पहले से तय था कि बहुमत हासिल कर लेगी एनडीए गठबंधन, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और अपने वक्तव्य में तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं, यह भी मुझे पता है कि बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन इस सरकार से मेरी अपेक्षाएं ये हैं। इसके बाद बारी आई, कुछ नोकझोंक वाली बातें भी हुई, कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने भी दिया। उन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार से मिलने से पहले सम्राट चौधरी और भी कई लोगों से मिलते हैं। उस मुलाकात के मायने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पुराने लोगों से, जो नीतीश कुमार के सिपा सलार रहे हैं, उनसे मुलाकात के बाद नीतीश कुमार तक पहुंचने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो नीतीश कुमार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में सम्राट चौधरी को बताना चाह रहे हैं। और उसके लिए वो पहले जाते हैं मुख्य सचिव के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, उनके आवास पे जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। फिर विजेंद्र यादव के यहां जाते हैं, उनके आवास पे जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं और तब नीतीश कुमार के पास जाते हैं।
नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की बंद कमरे में मुलाकात होती है और ये मुलाकात आधे घंटे के होने का मायने यही रखा जाता है कि कई मुद्दों पर, कई गंभीर बातों पर चर्चा हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अभय दान कहिए या फिर कहिए कि अपना उत्तराधिकारी बना करके उनको कुर्सी पर बैठवाया, दूसरी तरफ अपने पुत्र को उन्होंने किसी भी पद को लेने से रोक लिया। इसके मायने भी हम कई तरह से समझा चुके हैं, लेकिन अब क्या बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? मैंने जो पहले कहा कि विधाता ने सब कुछ लिख दिया है, वर्णित कर दिया है और जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अब एक नई बात जो सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि सब कुछ तो हो गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव भी हुआ और चुनाव बम्पर हुआ, बिल्कुल लोगों ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और उस तरह से वोटिंग हुआ। इसके भी कई तरह के जोड़ घटाव किए जा रहे हैं, उंगली पर जोड़ करके अब इसके आंकड़े भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन उन सबसे अलग जो बिहार की वर्तमान स्थिति है उसमें दो परिस्थितियों पर चर्चा खूब हो रही है। पहली परिस्थिति की क्या सम्राट चौधरी बहुमत हासिल कर लिए हैं, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आए हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है। तो इस बात में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में यदि मुख्यमंत्री काम करेंगे तो बड़े भाई के रोल में तो नीतीश ही रहेंगे, यानी जनता दल यूनाइटेड रहेगा। सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द दो लोगों को बैठाया गया है, वो दो लोग नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। बिल्कुल। इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा चाल चला है। आपने देखा होगा शतरंज की चाल में छोटे छोटे मोहरे को पिटवा करके राजा को बचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं निशांत को रोक करके रखने के पीछे नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही है, उसके पीछे का प्लानिंग क्या है, इन सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन उस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा है कि 72 घंटे में बदलेगा क्या, क्योंकि आपने बताया भी कि पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना की दौड़ शुरू हो चुकी है। घुड़दौड़ दिल्ली तक हो रही है और इस घुड़दौड़ के पीछे का कारण है कि नए मंत्रिमंडल का गठन भी होना, विस्तार होना है। इस विस्तार में किन लोगों को जगह मिलेगा, किन लोगों को जगह नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार के खेमे से तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे होंगे। जो लगातार रिपीट किए जा रहे थे पुराने चेहरों को, उन चेहरों में से कुछ लोग होंगे और कुछ लोगों के चेहरे बदले जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री का कुर्सी दे चुके हैं, बिल्कुल, तो उन्हें, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि नीतीश कुमार को विभाग भी अपने मनपसंद चाहिए और मंत्रिमंडल में संख्या भी अपने मनपसंद चाहिए। यानी वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा भी 19-20 करके नंबर लेने के लिए तैयार नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि जो 36 बन सकते हैं उसमें से 3 लोग तो बन गए हैं, बाकी 33 बचते हैं। इस 33 में कहा यह जा रहा है कि 50-50, यानी कि 14-14 दोनों खेमे से बनाए जा सकते हैं, जो 28 हो जाते हैं। बाकी जो शेष बचता है उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी, जिसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, इस बार एक मंत्रिमंडल में संख्या उसकी बढ़ सकती है। पिछले बार 2 था, इस बार 3 हो सकता है। बात अगर आरएलएम की करें तो वहां कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हाँ, चेहरे बदलने की बात जरूर की जा रही है। दीपक प्रकाश नहीं बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि दीपक प्रकाश से मंत्री पद जो है वो लिया जा सकता है और इसके एवज में उन्हें विधान परिषद की सदस्यता दी जा सकती है। यानी कि मंत्रिमंडल में पार्टी के विधायकों को बचा करके रखने के लिए एक सेक्रीफाइस करना होगा और यही करने के कारण जब केंद्र में रीसफल होगा जी, तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को और नीतीश कुमार को, दोनों को, नितिन नवीन को, 3-3 लोग वेटिंग में हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। उसके लिए नीतीश कुमार को और बाकी लोगों को शामिल करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति होगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि उन्हें अपने पुत्र को मंत्री पद से वंचित करना पड़ेगा और किसी और को देना पड़ेगा। खैर, इन सारी बातों की चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को स्पष्ट तरीके से यह बात समझा दिया है कि वो किसी भी तरह का आगे समझौता नहीं करने वाले हैं। मंत्रिमंडल में उनको भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट चाहिए और मंत्रालय भी उनको अपने मर्जी के हिसाब से चाहिए। बात करें हम जीतन राम मांझी की, तो वो भी कहते हैं कि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उनको भी एक से ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाला है। केंद्र में पहले ही वो जगह एक्वायर कर चुके हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है।
पहली बात ये कि क्या नीतीश कुमार ने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी। सम्राट चौधरी के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और बार बार ये बात कही जा रही है कि सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। बिल्कुल। ऐसे में इस मुलाकात को विशेष मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है। इस मुलाकात में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में जो बात हुई उसमें तीसरा कोई नहीं है। पहले हुआ करता था कि कई लोग बातें किया करते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने हायरार्की बदल दी है। हायरार्की बदल दी इसलिए कि पहले आप प्रधान सचिव से बात कीजिए, उनके पास जो लिस्ट है उसको देख लीजिए, वहां से आकर के काट छाट जो करना है विजेंद्र यादव के पास कर लीजिए, और विजेंद्र यादव जो काट छाट करके पहुंचते हैं तो विजय चौधरी या विजेंद्र यादव दोनों में से जो फाइनल करेंगे उसके बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचेगा और अंतिम फैसला नीतीश कुमार करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए बाध्य होगी। अब इन सारी परिस्थितियों में जो खाली 3 सीट रखा जा रहा है, यानी 36 में 33 लोगों को ही रखा जा रहा है, यानी 3 चिराग पासवान की पार्टी, 1 आरएलएम और 1 हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, बाकी 28 जो है वो जदयू और बीजेपी के। 3 सीट जो खाली है उसमें कई तरह की बातें देखी जा रही है। आपको मालूम होगा कि 3 वो लोग हैं जो कभी ना कभी किसी न रूप में नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन का हिडन रूप से ही वो सहयोग करते रहे हैं। एक उम्मीद है एनडीए गठबंधन को कि बसपा के एकमात्र विधायक जो हैं वो इधर आ आएंगे तो जैसे पहले जमा खान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एकमात्र विधायक थे जो सतीश यादव, उनको भी लाया जा सकता है और उनको ला करके मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं किया और वो अलग से ही अपना टसन रखते हैं, वो सत्ता के विरुद्ध ही राजनीति करना चाहते हैं। दूसरे नंबर के आईपी गुप्ता, जिनका एकमात्र उद्देश्य है अपने जाति को आरक्षण, जिसकी चर्चा वो हर अपने बयान में करते हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी से आग्रह भी किया कि हमें आरक्षण दे दीजिए। आगे वो क्या कहना चाहते थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कहना ये चाह रहे थे कि हमको अगर आप दलित नहीं बनाते हैं, जहां हम थे वहां नहीं भेजते हमको, तो आपके लिए और बाकी के जितने भी लोग हैं मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए हम एक बड़ा हर्डल बनेंगे, बड़ा टेंशन का कारण बनेगा, उनका विकल्प बन रहे हैं। तो यहां तक बात पहुंच गई है। तो आईपी गुप्ता के लिए 1 सीट रखा जा रहा है और 1 सीट जो है जाने अनजाने में कोई दाएं बाएं हो तो उसके लिए रखा जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी कई चेहरे बदलेंगे और एक नई टीम के साथ सम्राट चौधरी आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को आज के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को 2030 या 29 जब भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारी करनी है और उस तैयारी में सारे समीकरणों को फिट बैठा करके पुराने लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रख करके उनसे उनके विवेक, उनके अनुभव का सहारा लिया जाएगा और नए लोगों को शामिल करके सम्राट चौधरी आगे का जमीन तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर का नेतृत्व चेंज हो गया है, अब नीचे के नेतृत्व को चेंज करना है। और नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में सब कुछ फाइनल हो गया है। 72 घंटे में बिहार में सरकार की तस्वीर बदलेगी और उलट पलट भारी संख्या में होना है। कई लोग पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और जाकर के वहां लोबीबाजी कर रहे हैं कि हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। बिल्कुल देखना दिलचस्प ये होगा इस 72 घंटे के टेन्योर में, 72 घंटे के समय में किस तरह का लिस्ट सामने आता है। इस लिस्ट पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले हम आपको लिस्ट बताएंगे, बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा और, जिसको अभी तक दिल्ली दरबार से मुहर नहीं लगी है। नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है, अब दिल्ली से अप्रूवल आने के बाद ये लिस्ट सामने आएगी और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आप किसको सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए? विजय सिन्हा या जो भी और नेता है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जिन नामों को लेकर आप सोच रहे हैं जरूर पूछें। और क्या आपको लगता है कि दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बनेंगे या एमएलसी की सीट लेकर वो खुश रहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।